हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम बिजनेस लॉ में अनुचित प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि स्वतंत्र सहमति के लिए ये दोनों, अगर मान लीजिए उत्पीड़न हो रहा है या अनुचित प्रभाव है, तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ आपने जाना, इनकी विशेषताएं और इनके बारे में जाना। कई बार एक प्रश्न आ जाता है कि उत्पीड़न तथा अनुचित प्रभाव में अंतर कीजिए। तो उत्पीड़न एवं अनुचित प्रभाव दोनों ही में सहमति स्वतंत्र नहीं होती है तथा दोनों के आधार पर किए गए अनुबंध व्यर्थनीय होते हैं, किंतु इनके बीच कुछ अंतर अवश्य होता है। उत्पीड़न तथा अनुचित प्रभाव के बीच जो अंतर है, उस अंतर को अपन अगर आधार पर अगर उनको परिभाषित करें या उनका वर्णन करें, जैसे दोनों का अंतर का आधार अगर अपन परिभाषा लें, तो उत्पीड़न के बारे में जब ठहराव करने के उद्देश्य से कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य करता है अथवा करने की धमकी देता है जो भारतीय दंड विधान में वर्जित है, अथवा किसी की संपत्ति को अवैध रूप से रोकता है अथवा रोकने की धमकी देता है, तो वह उत्पीड़न कहलाता है। अब अनुचित प्रभाव की परिभाषा में जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वह उस स्थिति का प्रयोग करता है, तो अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित कहा जाता है। अगर अंतर का आधार अपन इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति लें, तो उत्पीड़न में पक्षकार का एक दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होना आवश्यक नहीं है, जबकि अनुचित प्रभाव तब उत्पन्न होता है जबकि पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। इसी तरह अगर अपन अंतर का आधार प्रयोग करने वाला पक्षकार अगर लें, तो उत्पीड़न का प्रयोग या उपयोग किसी भी पक्षकार द्वारा, यहाँ तक कि अजनबी व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है, जबकि अनुचित प्रभाव का उपयोग स्वयं अनुबंध के पक्षकार द्वारा ही किया जाता है। अगर अंतर का आधार पक्षकार जिसके साथ प्रयोग किया जाता है उस आधार पर अंतर करें, तो उत्पीड़न का प्रयोग अनुबंध के पक्षकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी किया जा सकता है, जबकि अनुचित प्रभाव का प्रयोग केवल अनुबंध के पक्षकार पर ही किया जा सकता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो उत्पीड़न से अगर अनुबंध किया गया है, तो उत्पीड़न के आधार पर अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होते हैं, और अनुचित प्रभाव के आधार पर हुए ठहराव पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय तो होते ही है, किंतु न्यायालय उचित समझे तो ऐसे अनुबंध को पूर्ण रूप से अथवा कुछ शर्तों पर निरस्त कर सकता है। अगर अंतर का आधार उद्देश्य लें, तो उत्पीड़न के प्रयोग का उद्देश्य दूसरे पक्षकार को अनुबंध करने के लिए बाध्य करना है, जबकि अनुचित प्रभाव डालने का उद्देश्य अनुबंध में अनुचित लाभ प्राप्त करना है। अगर अंतर का आधार दबाव के रूप में ले, तो उत्पीड़न में शारीरिक दबाव अथवा संपत्ति को रोकने का दबाव डाला जाता है, जबकि अनुचित प्रभाव में मानसिक दबाव डाला जाता है। अंतर का आधार कार्य की प्रकृति ले,
तो उत्पीड़न हिंसक एवं दंडनीय प्रकृति का कार्य है, जबकि अनुचित प्रभाव मानसिक प्रकृति का है, जिसमें कोई भी हिंसक या दंडनीय प्रवृत्ति का कार्य सम्मिलित नहीं होता है। इसमें उसको मनोवैज्ञानिक रूप से अनुबंध करने के लिए जिस व्यक्ति के पास में जो पावर होती है या शक्ति होती है, वो उसको मानसिक रूप से तैयार कर लेता है। अब सिद्ध करने का भार उत्पीड़न में सिद्ध करने का भार पीड़ित पक्षकार पर होता है, जिसके साथ ये घटना घटी है या जिसके ऊपर दबाव डाला गया है। और अनुचित प्रभाव नृशंस प्रकृति का हो तो सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो अनुचित प्रभाव डालने की स्थिति में होता है। अब इसमें अगर स्थान लें तो उत्पीड़न देश की धरती पर या अन्य किसी भी जगह पर किया जा सकता है। उत्पीड़न होने पर अनुबंध व्यर्थनीय होता है, जबकि अनुचित प्रभाव देश की सीमाओं के भीतर रहकर ही डाला जा सकता है, तभी अनुबंध व्यर्थनीय बनता है। तो आपने उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव और इन दोनों में क्या अंतर है, अभी तक आपने स्वतंत्र सहमति में जो बाधक तत्व है कि अगर ये चीज़ें अगर उसमें पाई जाती है तो वो सहमति स्वतंत्र नहीं होती है, और ये दोनों कारण इसमें महत्वपूर्ण है, उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव। और कई बार अनुचित प्रभाव या उत्पीड़न में अंतर जो है ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इन दोनों का विस्तृत अध्ययन जरूरी है। तो आप लोग भी इसको सही ढंग से इसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।